मेरा मन यही था कि मैंने कहा आप लोग सब आए हैं, चलो थोड़ी देर मिल लें, थोड़ी सी आप लोगों की शक्ल देख लें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से आप लोग सेवा में लगे हुए हो, आप पुरुषार्थ कर रहे हो, एक भावना से जुड़े हुए हो, तो जुड़ करके खड़ा कर दो, ऐसी संस्था खड़े कर दो कि आप स्वयं में चलते फिरते संस्था के रूप बन जाओ। जहां से भी आप आए हो ना, लोगों को कि ये एक देखो, पतंजलि से जुड़ने का मतलब आपके कर्म, आपका व्यवहार, आपकी चाल चलन ऐसे होनी चाहिए कि लोग कहे भाई ये तो पतंजलि से जुड़ा हुआ आदमी है। हाँ, आपको देख करके ही तो जो मानवीय संवेदनाओं के प्रतिरूप में लोग आपको देखें कि जो संपूर्ण, जो मनुष्यत्व से परिपूर्ण व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वो आपको बनना है, आपको उस तरह से सेवा करनी है। क्योंकि देखो, मैंने कहा ना, एक तो आदमी भय से, दहशत के मारे इन्होंने कह दिया है उसको नहीं करेगा तो तेरे भूत प्रेत पिशाच और जन जाने, आजकल तो सबको देवी देवता पता नहीं कौन कौन चढ़ता रहता है। तो दहशत के मारे आदमी श्रद्धा से नहीं जा रहा वहां कि तो मर रहा बच्चा। मेरे पास से कई लोग आते हैं, बोले जी वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में है जी, को उपाय कर दो, और कभी बोले वहां से वो मंगा दो, कभी उसको बोले उससे बात करा दो। मैंने कहा भाई देखो, मृत्यु यदि ना हो तो दुनिया चलेगी भी नहीं। अगर रोग का उपचार होता है, मृत्यु का थोड़ी होता है। हाँ, पहले ठीक थे तो उपाय किया नहीं, अभी ठीक ठाक चलते फिर तो अभी करो ना प्राणायाम, अभी करो ना योग, कौन मना कर रहा है। जब बिल्कुल मरणासन्न हो जाए, सारा खत्म हो जाए, लीवर किडनी और दिमाग गुर्दे सब हिलहुला जाए, तो फिर क्या होएगा भाई? फिर तो जो जमा पूंजी वही लुटाने का काम है। सही मैं बता रहा हूं। अजय बताओ, कैंसर हो जाने के बाद में कितने ठीक होते हैं, और ठीक होने के बाद में कितने दिन जिंदे रहते हैं? यदि जिंदे मिलेंगे ना तो योग से करके जिंदे मिलेंगे आपको, गांव में जाकर ढूंढ लेना, शहर में ढूंढ लेना। बाकी तो जिंदगी खींचा जाता है किस्तों में, इतना लाख खर्च कर तो इतने महीना जी ले। हाँ, सीधा फंडा है। हाँ, एक दिन का कई कई हजार रुपए का कोर्स पड़े, कई कई तो लाखों में पड़ जाता है। हाँ, तो जीने की किस्तों में है, फिर भी कोई गारंटी भी नहीं है। मजेदार बात तो ये है ना, नहीं तो आदमी पहले से उतनी जमा पूंजी रख ले ना भाई कि इतना साल जीने के लिए हर रोज 1-1 लाख भी खर्चा करना पड़े, तो बोले जी भाई 1 करोड़ से 100 दिन, बोले जी करीबन करीबन जो है 1000 दिन जीना है, तो 10 करोड़ बैंक में डाले तो भी गारंटी नहीं। हाँ, तो हालत खराब है। तो इसीलिए खूब आप योगाभ्यास प्राणायाम करते रहिए, औरों को भी कराइए, समय रहते हुए उनको चेतन करिए, और फिर बाद में, और योग करने वाला आदमी ना बाकी फालतू के चक्करों में नहीं पड़ता है। नहीं तो आपके पास फुर्सत रहती है, यदि दूसरे चक्कर में पड़ते हो तो समझ लो तुम योग नहीं कर रहे हो, फिर सिर्फ टांग उठाने का काम कर रहे हो, फूफा कर रहे हो। हाँ, ये कोई योग थोड़ी ना हुआ। योग इधर होना चाहिए ना, उसका असर, जो एक्टिविटीज है वो तो शरीर से होगा, पर असर कहां होना है? यहां तक जानी चाहिए ना असर। तो यदि वहां तक नहीं गया है तो योग में कोई कसर है, असर है तो फिर कोई कसर नहीं है। तो इसीलिए पूरी तरह से उसका प्रभाव होना चाहिए, असर होनी चाहिए, आप बिल्कुल आनंद से योग कर लीजिए। तो दुनिया के जो भटकाव हैं, योग करने से आप उससे बचोगे। आज ही मेरे पास ITI, बहुत बड़ा इंडियन टेलीकॉम जो इंस्टीट्यूट है ना, बड़ी पहले टेलीफोन वगैरह बना, उस संस्था अभी भी है, वो बहुत सारे काम करती है। तो ITI के चेयरमैन, उनकी पत्नी आई थी, दोनों थे। तो बोले जी मेरे बच्चे दोनों ने IIT में पढ़ाई करी, ये करी। तो बड़े खुश होकर के कहने लगी, बोले मैं पूज्य स्वामी जी को पिछले 20-25 सालों से देखती रही हूँ, और जब से स्वामी जी का कार्यक्रम आने लगा, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैंने बाकी कुछ नहीं कहती थी, मैं उनको कहती थी बेटा देखो बुद्धि बढ़ानी है ना, बोले हाँ, ये प्राणायाम करोगे ना बुद्धि बढ़ेगी। बोले मेरे बच्चों को 100% ये दिमाग में बैठ गया कि प्राणायाम करने से बुद्धि बढ़ जाती है। बोले मैंने बहुत परिश्रम भी नहीं किया, फिर भी मेरे बच्चों ने, दोनों ने IIT करी, अच्छे संस्थानों में पढ़े, और बोले जी सच में उनकी बुद्धि बढ़ गई। मैंने कहा बहन जी ऐसे कैसे कह रहे हो? बोले दूसरों के बच्चे तो बचपन में बहुत बुद्धिशाली दिखाई देते, बड़े होते होते बोले बुद्धि भी ठप होती जाती है। बोले हमारे बच्चे बचपन में बोले बहुत कम, ज्यादा बुद्धिशाली नहीं थे, पर अब ज्यों ज्यों बड़े होते जा रहे हैं उनकी बुद्धि उतनी तीव्र होती जा रही है। तो
तो भाई एक आलम लेकर के आप करो। और बहुत सारे हैं जो नियमित योग करते हैं, वो बुढ़ा होने का नाम ही नहीं ले रहे, बिल्कुल उनको दिखता ही नहीं, वो लगता ही नहीं है। वो 15 साल पहले देखा तो वैसा ही था, 20 साल पहले वो देखते रहते कि बोले ये तो पता नहीं, जैसे कहते हैं ना जवानी जो है उम्र ठहर सी गई। हाँ यहाँ तो नहीं, तो देखो ये आदमी दिखता है 4-5 साल पहले दिखा था, थोड़ा जवान सा था। मैं अपने देखो, जबकि मैं मेरी दिनचर्या भी बहुत व्यवस्थित नहीं है, मैं बहुत जैसे कहें कि इतनी ज्यादा व्यस्तताएं और अस्त व्यस्तता रहती है। आज भी मैंने 3:30 बजे थोड़ा सा भोजन लिया, क्यों? मैं आना तो यहाँ जल्दी था, मैं सोच रहा सुबह से इतने रेलम रेला लोगों के लिए संडे है, यहाँ पर कोई सांस लेने को फुर्सत नहीं, लगे पड़े। पर जब मैं कभी कभी देखता हूँ जो हमारे साथ पड़े हुए आते हैं, मैं देखता हूँ भाई तू तो हमारे साथ था, बाल झड़ गए, पक गए, शक्ल यूं मतलब ऐसी लगे घूम रहे, कमर सी लटकी हुई सी। मैं कहा ये क्या है भाई, कितनी उम्र थे? तू तो साथ ही तो था। बोले हाँ साथ तो थे। और ये तो राकेश जी वाले भी ऐसे दिखते होंगे, आते होंगे तो तेरे मित्र मंडली। हाँ तो बुढ़े बुढ़े नहीं लगते। तो ये जैसा आया था दिखता नहीं, राकेश जैसा आया था कभी 15-20 साल पहले ऐसे आया था ये तो। हाँ तो इसीलिए जो है आप लोग जो है थोड़ा कर लो, क्योंकि योग अपने आप दिखता है, बता देता है। तो ज्यादा ना भी कर पाओ पर करो जरूर। यूं तो जैसे श्रद्धेय स्वामी जितना बताते हैं, भाई अधिक से अधिकम फलम, अधिक करोगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, थोड़ा करोगे तो भी कुछ तो मिलेगा, तो वंचित तो नहीं रहना है ना कम से कम। तो इसीलिए ज्यादा करो तो पूज्य स्वामी जी जैसे बनोगे, कम करो कम हमारे जितने तो रह ही जाओगे। पर छोड़ना नहीं है, हाँ नहीं तो फिर तो सत्यानाश ही हो जाना है, फिर तो कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए तो योग अभ्यास बढ़िया ढंग से करो, और आहार के विषय में थोड़ा सा अपने रूटीन को, आहार को ठीक रखो, क्योंकि भोजन को अन्नमयी औषधि, आयुर्वेद में सच मानिए तो भोजन को औषधि कहा गया है। वो भोजन स्वाद के लिए नहीं है, जिंदगी जीवन को चलाने के लिए है। हमको कभी लगता है आप लोग जब खाना खाते हो तो ये खाना शरीर को चलाने के लिए है, ये मानसिकता ही बिगड़ गई। मैं आप लोग जैसे मैंने हाथ खड़े किए, बहुत सारे गांव के पृष्ठभूमि के लोग हैं, जब आयु भी क्योंकि लगभग 50 प्लस के बहुत सारे लोग हैं, 50 के आसपास के। आप 25-30 वर्ष पीछे थोड़ा जाओ लौट करके, तब पकवान खाने के लिए हम त्योहारों की प्रतीक्षा करते थे, या कोई मेहमान के आने की प्रतीक्षा होती थी, कोई मेहमान आएगा तो पकवान बनेगा, कुछ खाने को बढ़िया मिलेगा। और आज हर रोज पकवान आदमी, और वो भी नहीं तो अब गली, तो अब तो यहां तक हो गया, पहले तो रोज घर में पकवान बनने लगे, अब घर में तो कई बार खाना ही नहीं बनता, बोले सप्ताह में बोले एक दिन तो लेके चलो होटल में खाने के लिए। ये मानसिकता नए बच्चों में इतनी बढ़ गई है कि जाकर के सड़े गले होटलों में इधर उधर भीड़ लगा रहे। मैंने पूछा कैसे किसी से, जैसे हरिद्वार में मान लो, ये बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, इतने होटल हैं, जैसे आप यहाँ से जाएंगे ना उधर पतंजलि की तरफ, आप देखना वही रास्ता मेरा है, इधर से थोड़ा सा इधर आने पर मैं कनखल में रहता हूँ। कम से कम नहीं तो आज से 20-25 वर्ष पहले वहां पर होते थे मुश्किल से कोई एक भोजन का दुकान होता था खाने का। अब भाई साहब कम से कम वहां 50 हैं, तो बाहर से तो लोग आते नहीं, पहले सबके घर में खाना बनता था, अब जो वो आधा टाइम बाजार का ही खाते रहते। तो ये क्या हो रहा है, इससे हम अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं, अपने अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं, यानी जीवन बर्बादी के कगार पर ही जा रहा है। तो इसीलिए ये इसको आप ध्यान रखो कि भोजन अपने घरों में सात्विक बनाएं, वो खिलाएं, उसकी आदत डालिए बच्चों को। अभी एक खतरनाक काम आप लोग भी, मैंने स्वयं देखा, जैसे ये मोबाइल है ना, कई बार ऐसा होता है शाम को काम करते 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 मोबाइल वो हो जाता है, सो जाता हूँ साइड में डाल करके, जब पास में मोबाइल हो तो सुबह उठने के बाद में ये करता है कि मोबाइल देख ले। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, फिर मेरे एक दिन गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा ये मुसीबत है, इसको बाहर डालो। कमरे के बाहर रख करके सोता हूँ तो फिर आराम से सुबह उठ भी जाता, अपने दिनचर्या वगैरह का लिए, 1 आध घंटी बजी तो बजी, तो मैसेज होता बाद में देख ले। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको, हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि देखो यदि मैं औषधि जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीमारियां भाग जाएंगी। ये ध्यान रख लेना, ये भागवत कथा की पुराण कथा नहीं है जो आप सुनने के लिए तुम आए हो।
कि हमने तो योग की चर्चा सुन के हम आ गए, हरिद्वार गए थे, मैं हो गया, बीमारी तो भाग जाएगी। बीमारी कहीं नहीं भागने की, वो करना पड़ेगा हर रोज। तो बच्चों को बचपन में जैसे ना आप प्रयास करो, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, दूर रखो। रो रहा बच्चा, मोबाइल थमा दे रहे, दिन भर वो वीडियो गेम देख रहा है और कुछ कर रहा है, बाद फिर उसको मोबाइल की लत लग जाती है, फिर कहते हो ये तो मानता ही नहीं है, बिगाड़ा किसने था? बिगाड़ा तो आपने ही तो था। तो बिगड़ने मत दो और अपने आप भी बचो, क्योंकि जिन कार्यों को आप चाहते कि आपके बच्चे बचें, प्रयास से, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए आप अपने आप को ठीक रखो। क्योंकि सारी जितने भी दुनिया के जो प्रपंच है ना, ये कहीं ना कहीं आदमी सुख के चक्कर में कर रहा है, कर तो सुख के चक्कर में रहा है, परंतु सुख वाले काम को न करने के कारण से सुख हमसे उतना ही दूर है। तो सुख चाहिए तो जीवन में उसका आचरण कर लीजिए, उसको जीवन में उतार लो, फिर सुख ही सुख चारों तरफ मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें, जैसे बाकी तो आपने काफी कुछ यहाँ सीख लिया होगा, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हमको क्या करना है, कैसे रहना है, तो उन सब चीजों को भी सीखो और उनका अनुपालन स्वयं करते हुए बाकी को प्रेरित करिए। तो मैं यही बता रहा था आपको कि भाई यदि योग करोगे तो दुनिया के जो ढोंग है, पाखंड है, छलावा है, प्रपंच है, धर्म के नाम पर जो ढकोसले है, उन सब से बचे रहोगे। कहीं चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई हरी पीली लाल चटनी की जरूरत नहीं है, ठीक है? और कहीं फिर वास्तु तंत्र मंत्र, कोई ग्रह नक्षत्र कुछ ना बिगड़ेंगे। योग करोगे सब सीधे हो जाएंगे, नहीं करोगे सीधे भी उल्टे हो जाएंगे। हाँ सच में, ये मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं। जितने भी ग्रंथों का आप पढ़ोगे ना, जो जितना निर्बल होता है, जो जितना दुर्बल होता है ना, उसके ऊपर सारे उतने हावी होते हैं। ये संसार का भी नियम है। एक मरियल सा आदमी जाएगा ना, वो कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ता मिलेगा बहुत सारे, और थोड़ा हट्टा कट्टा सा होगा, भूं भूं करेगा, दूर से करेगा, उसको पता है मोटा ठाडा है, पेलेगा तेरे को, मारेगा 2 डंडे। हाँ, ये सारे ऐसे ही हैं, जितने ग्रह नक्षत्र, ये शनि केतु राहु जो है ना, जो जितना बहमी होता है ना, कभी सोच के देख लेना, तुम आप भी सोच लेना, यहाँ जैसे रहा है ना, ये बरसात का मौसम है, नीचे उतर के सोचो यहाँ कहीं सांप तो नहीं है, वो कहीं रस्सी सी भी पड़ी होगी ना, तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ने को होंगे। हाँ, तो कोरोना का टाइम में कोरोना से लोग कम मरे, दहशत से ज्यादा मरे। हाँ, ये ध्यान रखना। तो जितने मजबूत बनोगे तो उतनी ही सारी बलाएं आपसे दूर रहेंगी। तो आपको मन से मजबूत होना है, विचार से मजबूत होना है। तो जब आपके कर्म अच्छे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो हमने मान लिया हमारा सब कुछ बिगड़ रहा है, तुम्हारा सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ घर में प्रतिकूलता है, संघर्ष है, ग्रह नक्षत्र, कोई हाथ दिखाने वाला यहाँ आ जाए, कोई बाबा ऐसा बैठ जाए, तुम सारे लाइन में लग जाओगे। क्यों? अच्छा कुछ तो शायद हमारा भी गड़बड़ हो रहा होगा, कुछ तो कुछ भी ठीक। अच्छा बहुत सारे लोग तो ऐसे, उसको यही नहीं पता है कि उसको समस्या क्या है, दुख क्या है। पूछे ना, मैं कहता सुखी है भाई, बोले नहीं सुखी तो नहीं पूरा, दुखी है, बोले वो भी नहीं पता उसको। फिर पूछो दुखी है, बोले किस चीज से दुखी है, मैं आपसे ही पूछ लू ना बहुतों, तो बहुतों को लगा मैं दुखी किस चीज से हूं, उसको नहीं पता। और दुखी है भाई, किससे दुखी है? वो अनागत भय से, कि आज तो ठीक ठाक ही हूं मैं। वो फिर बोले जी कल का पता नहीं क्या होगा, कल का क्या होगा किसको पता है भाई, तो तुम क्यों दुखी हो भाई? तो आज ठीक से हो ना, मस्ती में हो, आनंद में हो। देखो हरिद्वार का आनंद ले रहे हो, बढ़िया ट्रेनिंग हो रही है, योग की बात, शास्त्र की बात, नॉलेज, जानकारी, और बढ़िया भोजन भी हमारे यहाँ टनाटन बनता ही है, तो भूखा प्यासा भी नहीं है। तो फिर दुख काय का है? कल का कल देख लेंगे, आज बढ़िया मिला, कल भी कहीं ना कहीं मिलेगा ही। घर जाकर के तुम घर वालों के पीछे वो नहीं, वो छोटा लेकर के पीछे लगना, ये खिला दे, ये बना दे, वो कर दे। शांति से खाए करो, भोजन प्रसाद जो भी मिले। घर में कभी थोड़ा नमक ज्यादा पड़ जाए, कभी नमक कम हो जाए, कभी स्वादिष्ट बने, कहीं तो उसी में ही आधे दिन दिमाग खराब रखते हैं। हाँ, जो मैं तो देखता हूं बहुत सारे लोग ना, उनको दिमाग खराब करने के लिए बहाने चाहिए। एक तो होते हैं ना कि दिमाग को ठीक रखने के लिए बहाने चाहिए, वो खराब करने का बहाना ढूंढते हैं। कैसे झगड़े, कैसे उलझें, कैसे किसी को दुत्कारें, कैसे किसी को जो है ना धमकाएं। इन चक्करों में योगी को
नहीं रहना है। यानी कि आपको देखने से लोग सुख की अनुभूति करें, वो आपको देख करके भय से मुक्ति की अनुभूति करें, आपको देख करके अपनेपन की अनुभूति करें, ऐसा आपको बनना है। तो ऐसा नहीं होना कि मैं तो देखता हूं कई के घर जाते हैं तो बापू घर से बाहर है, बच्चे खुश हैं, खेल रहे हैं मस्ती में, बापू घर में पहुंचा, बच्चे दुबक्का कोई इधर कोई उधर, यूं सहमे घूम रहे। क्यों? क्योंकि बाप नहीं हुआ, वो तो वो हो गया जंगल का जो है, हाँ, जो भी समझ लो, शेर हो गया और कुछ हो। हाँ, तो बात ये है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि आप जहां बैठे हो, आप जो कर रहे हो, देखो सुख शांति बड़ी बड़ी बातें ठीक है, अच्छी लगती हैं, पर भाई वो तो तुम जहां बैठे हो वहीं से शुरू करना है। ऐसा नहीं कोई आएगा आसमान से दे देगा, कोई भभूत दे देगा, कोई कोई ऐसा कुछ टपका के जाएगा। इससे बढ़िया मंत्र, इससे बढ़िया शिक्षा, इससे बेहतरीन आपके लिए जीवन के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए उपदेश कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, ये समझ लो। बाकी तो जहां जाओगे, देखो जगह पे जाने से आदमी परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता है जब तक मन परिवर्तित ना हो। नहीं तो वो वाली कहानी है, एक बढ़िया मिस्री का पहाड़, उस पहाड़ में चींटी चढ़ रही थी, चढ़ करके पहाड़ में से उतर करके आ गई। जिस दूसरी चींटियों ने पूछा तो वो पहाड़ पे गई थी, उसका पहाड़ पे जो था कैसा स्वाद था, उसने कहा वो तो नमकीन नमकीन था। तो पहले वो जा चुकी थी, उसने कहा वो तो नमकीन तो नहीं था, वो तो मीठा था। तो बाद में पता चला कि वो चींटी पहले मुंह में नमक की डली लेकर के चढ़ रही थी पहाड़ पे। हाँ, तो ये जो यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण में अपनी नमक की डली को उतार करके जब बैठोगे ना, तब मिठास का बोध होगा। हाँ, और नहीं तो वो जैसे वो कहते हैं ना गांव में कहावत नहीं, बोले सारी रामायण पढ़ ली, बोले पूछे बोले सीता जी कौन थी, वो सो गया था कथा में, यूं यूं जीभ लगाया मुंह में, इधर उधर होठ लगा होठों में, तो नमकीन नमकीन सा लगा। बोले नहीं रामायण कैसे, बोले नमकीन नमकीन सा था रामायण। तो रामायण रामायण फिर नमकीन ही लगना है फिर तो इसलिए जो है हमको अपने व्यवहार स्वभाव आचरण से, और जितने भी प्रशिक्षण वाले हैं आप लोग, भाई राकेश जी आगे से ऐसा करो, सुनो ये जितने भी ये मेरे को तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आजकल ना ये एग्रीकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग, इसमें मेरे को बड़ा स्वाद आ रहा है, हम इसी काम में लग रहे हैं। तो जिस जिस स्टेट के जो किसान वाले हैं ना, इनको एक तो किसान संगठन को हमको मजबूत करना है, उनको जोड़ करके, और एग्रीकल्चर में नई क्रांति लानी है। देखो धीरे धीरे ना लोग अब आ रहे हैं कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, पर जैविक और प्राकृतिक, देखो ये भी एक मैं बड़ी बात बताता हूं, हम जो खेती करते थे, हम का अर्थ आपके पिता दादा परदादा, वो अनायास नहीं करते थे, वो परंपरा से हम स्किल्ड, हमको ट्रांसफर हो रहा था कि हम खेतों में गए, बचपन में खेत में गए, आपने देखा हल ऐसे लगाया जाता है, ऐसे बीजों को बोया जाता है, ऐसे पानी दिया जाता है, या इस सीजन में इसको बोया जाता है, इसको इतनी मात्रा में बोया जाता है। ये सारी स्किल तो हुई ना ट्रेनिंग, बिना कहीं विश्वविद्यालय में जाए, पर वो स्किल्ड जो जिसने खेत देखा नहीं बोया नहीं, वो तो कभी नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, जितने पुराने बैठे हैं यहाँ पर, चाहे मैदान हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कहीं पर भी हो, कि इस खेत में भाई गेहूं बढ़िया इसमें हो जाती है, सर गेहूं की फसल, इसमें सब्जी अच्छी हो जाती है, इसमें सरसों बढ़िया बोया जा सकता है, इसमें ये फसल बढ़िया होती है। क्योंकि हमको परंपरागत रूप से पता था कि ये वाले खेत में इस वाली चीज को बोने पर, उनको पहले से पता था ना, ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास पीएच और ये ऑर्गेनिक कार्बन और ये सब चीजों तो ठीक है, मिनरल्स के हिसाब से, अलग अलग तत्वों के हिसाब से हमको पता था कि तत्व का मापदंड ये था कि इस क्रॉप के लिए जो मिनरल्स की आवश्यकता है वह इस जमीन पर है। दूसरा हम क्या करते थे कि हर खेत में कहीं ना कहीं आप देखना, पहले दालों की बोने की परंपराएं थी, यदि बीच में कोई फसल भी है तो किनारे पर दालें लगा दिए, मेडों पर दाल लगा दिया, क्योंकि उनको पता था कि इससे नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। तो और मिश्रित खेती में आपने देखा होगा कि हम लोग इंटरक्रॉप करते थे, एक खेती के अंदर दूसरी खेती के साथ में चलती थी कई खेतियां,
ये सारी परंपराएं हमारी बहुत वैज्ञानिक थी। तो धीरे धीरे जब ये यूरिया और केमिकल जब आया ना, जो हमारी परंपराएं थी हम भूल गए। हमको क्या कह दिया गया कि डाल दो, यूरिया डाल दोगे तो पैदावार बढ़ेगा। बात तो सही भी थी। चलो हमारे भोजन के लिए उस समय पर मैं कहता हूं जरूरत थी, आवश्यकता थी अन्न को बढ़ाने की, पर उस समय पर यदि थोड़ी सी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से उस यूरिया केमिकल को हम डालते, लोगों ने कहा केमिकल डालो, यूरिया डालो, हमने डाल तो दिया, परंतु हमको किसी ने यह नहीं बताया कि यह ज्यादा डालने से क्या नुकसान होता है। हमको ये बता दिया कि डालने से पैदावार बढ़ता है, तो दूसरा पक्ष को नहीं बताया गया। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, इन 25, 30, 40 वर्षों में ही सारी धरती बंजर होने की तरफ गई। आज विविध तरह की बीमारियां बढ़ गई। और इतना ही नहीं, मैं तो कभी कभी कहता हूँ बहुत बार कि जो दवाइयाँ जो खेतों में डाला जाता है ना, जो केमिकल, लोग कहते हैं किसान जब आप जाते हो ना, बोले वो दवाई दे दियो, मेरे तो कभी जी करता है कि जिसने वो दवाई नाम धरा हो ना उस जहर का, उसको ढूंढो और उसको छेतो वही। जहर है ना, आप खेत में जाकर ना जहर दे दे, तो आदमी को थोड़ी तो दहशत होगी ना कि जहर दे दे, और जहर मांग रहा है और जहर खेत में डाल रहा है। डाल जहर रहा है खेत में और मांग के ला रहा दवाई के नाम पर। भाई जहां इमरजेंसी है, मजबूरी है, मिनिमम यूज करिए, उसका अल्टरनेट ढूंढिए। भाई आप गोमूत्र को, आके के पत्ते उबाल लो, दूसरे नीम के पत्तों को उबाल लो, करौंदे के पत्ते उबाल लो, करंज के पत्ते उबाल लो, बहुत सारे पत्ते जो कोई जानवर नहीं खाता हो, उसको उबाल करके गौमूत्र में खेत में छिड़काव कर दो, वो कीटनाशक का, पेस्टिसाइड का काम करेगा। ये सीधा सा फार्मूला है। घर में गौमूत्र और भैंस का मूत्र भी चलेगा। अभी तो खेती के साथ में जानवर पालना भी बंद कर दिया। उठाओ, एसिड तो होता ही ना, वो एसिडिक होता ही वो। और ये कोई नहीं कि वो पीछे बर्तन लेकर के वही वो करना, पीने के लिए तो गाय का ले लेना, पर भाई गौशाला में तो आज ईंटे ऊंटे तो बिछाए रखते हैं आप, उसकी एक हौदी सी बना लो, एक गड्ढा सा बना लो, उस गड्ढे में जो इकट्ठा हुआ उसको उठा लो। तो ये सरल सरल उपाय है, बहुत सारी ट्रेनिंग हम कराते भी हैं, वो भी आप लोग सीख करके, और कम से कम आज के बाद इतना तो कर ही लेना आप लोग। यदि सब ऑर्गेनिक नहीं कर सको ना, कम से कम जिनके पास जमीनें हैं ना, आप अपने खाने के लिए तो जैविक ही उगा लेना, यूरिया खाद वाले बिल्कुल मत वो करना। हाँ, ये तो अभी से संकल्प ले लो कम से कम, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि इससे आप बहुत सारी बीमारियों से परिवार को बचा पाएंगे।